सुनहरा पहलू चैनल को हाल ही में खोजे गए प्राचीन काल के सीक्रेट स्टार मैप का पहला वीडियो अनाउंस करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आर्क्यू एस्ट्रोनॉमी, जो दक्षिणी हेमिस्फीयर के सितारों के बीच कुशलता के साथ छिपा हुआ है। यह नक्शा 16वीं और 17वीं शताब्दी के डच या अंग्रेजी एक्सप्लोरर्स द्वारा पब्लिश किए गए किसी भी शुरुआती स्टार मैप से पहले का है। जरा सोचिए कि नक्शा इक्वेटर के नीचे 16वीं शताब्दी के शुरुआती स्पेनिश एम्पायर के नौसैनिक अभियानों यानी नेवल एक्सपेडिशंस का एक नेविगेशनल गाइड हुआ करता था। इसने नई दुनिया को नेचुरल रिसोर्सेज की जियोग्राफिकल लोकेशन भी मुहैया कराई है। अगर उस समय कुछ टॉप सीक्रेट होता था तो स्टार मैप को उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर नौकायन जहाज डायरेक्शनल गाइड के तौर पर नॉर्थ स्टार का इस्तेमाल करते थे। नॉर्थ स्टार उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर मौजूद है, इसे पोलरिस भी कहते हैं, और यह आसमान में अकेला गतिहीन तारा है, जैसा कि पृथ्वी रात के दौरान घूमती है। नॉर्थ स्टार पर सेंटर्ड टाइम डिले फोटोग्राफ्स सर्कमपोलर सितारों के स्टार ट्रेल सिखाती है, जबकि नॉर्थ स्टार वर्चुअली उसी जगह पर रहता है। इक्वेटर के ऊपर पोलरिस उत्तर के लिए एक श्योर साइन पोस्ट है। ऊंचाई हो या एल्टीट्यूड, आप पोलरिस को वाटर लेवल से ऊपर देखते हैं और ये आपको इक्वेटर के ऊपर आपका लैटिट्यूड बताता है। लेकिन पृथ्वी के इक्वेटर के नीचे नॉर्थ स्टार दिखाई नहीं देता है। इक्वेटर के नीचे कोई साउथ पोल स्टार नहीं है। जैसे ही स्पेन के झंडे वाले जहाजों का एक्सपेडिशन इक्वेटर के पास पहुंचता है तो नॉर्थ स्टार जहाजों की कड़ी के पीछे लगातार नीचे की तरफ गिरता रहता था। बोर्ड पर मौजूद स्पेनिश और पुर्तगाली सेलर्स के लिए साफ हो गया कि पोलरिस जल्दी लहरों में डूब जाएगा और अब उनको गाइड करने के लिए दिखाई नहीं देगा। जहाजी परेशान हो गए। वो एक डायरेक्शनल गाइड के बिना अनजान समुद्र में सेल कर रहे थे। तभी उन्होंने दक्षिणी हेमिस्फीयर के सीक्रेट गुप्त स्टार मैप का पहला कॉन्स्टेलेशन बनाया, क्रक्स द सदर्न क्रॉस। उनके जहाज के धनुष के सामने दिखाई देने वाले एक चमकीले कॉन्स्टेलेशन ने जहाजियों को यकीन दिलाया कि उनके पास दक्षिण की यात्रा के लिए एक नेविगेशनल गाइड है। क्रक्स को दक्षिणी हेमिस्फीयर के कई सब इक्वेटोरियल देशों के झंडे पर लगाया गया है, जिसमें साउथ पैसिफिक में मौजूद देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, समोआ और पपुआ न्यू गिनिया और साउथ अटलांटिक में मौजूद ब्राजील शामिल है। मॉडर्न कॉन्स्टेलेशन और सीक्रेट स्टार मैप के बीच के भेद को दूर करने के लिए बेहद अलग जियोग्राफिकल लोकेशन जरूरी है, जैसा कि हम जल्दी देखेंगे। जहाजियों के सीक्रेट स्टार मैप पर बनाया गया दूसरा कॉन्स्टेलेशन क्रक्स जितना ही जरूरी था, लेकिन ये काफी छोटा और डिम था, सिर्फ कुछ डिम सितारों से बना। मस्का कॉन्स्टेलेशन यानी फ्लाई या मक्खी जहाजियों की एक शानदार खोज थी। ये सदर्न क्रॉस को देखने जितनी शानदार खोज थी। दक्षिणी सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में उत्तरी सेलेस्टियल हेमिस्फीयर की तुलना में काफी ज्यादा तारे हैं। दक्षिणी आसमान सचमुच तारों से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सूरज मिल्की वे की डिस्क के बीच से कुछ ऊपर है। जब पृथ्वी पर इक्वेटर के ऊपर रहने वाले लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो वो मिल्की वे से पार देखते हैं। दक्षिणी हेमिस्फीयर में लोग मिल्की वे की डिस्क में देख रहे होते हैं और वो कई तारे, नेबुले, प्लैनेटरी नेबुले और मिल्की वे की कंपनियन गैलेक्सी, बड़े और छोटे मैगेलेनिक बादल देख रहे होते हैं। यही वजह है कि दक्षिणी हेमिस्फीयर एस्ट्रोनॉमी में कई नई सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर दूरबीन और ऑब्जर्वेटरी शामिल है। यहाँ नीचे से देखने के लिए काफी कुछ मौजूद है। फिर दक्षिणी आसमान में सितारों की भीड़ के बीच छोटा डिम कॉन्स्टेलेशन मस्का इतना जरूरी क्यों है? सेलर्स इसे दक्षिणी क्रॉस के ठीक नीचे अपने सीक्रेट स्टार मैप पर क्यों रखेंगे? क्योंकि एक जहाज पर अगर कोई मक्खी आपको काट ले तो ये अच्छी खबर है। मक्खी का केवल एक ही मतलब हो सकता है कि जमीन पास में है। स्पेन से सेल करने के बाद जमीन एक वेलकमिंग साइट होती थी। सीक्रेट स्टार मैप पर रखा गया अगला कॉन्स्टेलेशन जहाज के बंदरगाह की तरफ है। चाहे आप दक्षिण बंदरगाह या बाएं की ओर जाएं, वो पूर्व की तरफ होगा, जहां आपको ब्राजील की तरफ से दूर द्वीपों के द्वीप समूह मिलेंगे। तीसरा कॉन्स्टेलेशन एक और डिम माइनर कॉन्स्टेलेशन है, कैमेलियन। कैमेलियन ने एक्सपेडिशंस के लिए एक सीक्रेट कोड के तौर पर काम किया है। इसका मतलब है वहां मत जाइए। अच्छा ठीक है, अगर आप डिनर में कैमेलियन खाना चाहते हैं तो वहां जाइए। वहां और कुछ नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। कैमेलियन का कॉन्स्टेलेशन नो गो साइन है। इन द्वीपों के बहकावे मत आइए, ये ज्यादातर बंजर हैं। स्टार बोर्ड पर भालू, वहीं पर मेनलैंड है। कैमेलियन के पूर्व में एक और नो गो साइन है, वॉलन्स, फ्लाइंग फिश यानी उड़ने वाली मछली। वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ते रहें। तट पर पहुंचते ही हम दक्षिण अमेरिका के नक्शे पर सीक्रेट स्टार मैप को ओवरले करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप तुरंत एक एनोमलाई का सामना करते हैं।
कॉन्स्टलेशन एपस, बर्ड ऑफ पैराडाइज। एपस और दक्षिण अमेरिका की आपस में बनती नहीं है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज दक्षिण प्रशांत के द्वीपों के लिए स्वदेशी हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका की नहीं। हम स्पेनिश और पुर्तगाली सेलर्स के बनाए स्टार मैप को फॉलो करते हुए दक्षिण अमेरिका के इर्द गिर्द अपना सफर जारी रखते हुए देखने जा रहे हैं कि कई परिंदों को अलग अलग जगहों पर दर्शाया गया है। इसीलिए कॉन्स्टलेशन एपस दक्षिण अमेरिकी मेनलैंड पर एक खूबसूरत परिंदे के तौर पर मौजूद है, लेकिन यह बर्ड ऑफ पैराडाइज नहीं है। हो सकता है कि सेलर्स ने एक बैंडेड कोटिंगा या शायद एक स्ट्रेसमैन का ब्रिस्टल फ्रंट या कई तरह के चमकीले रंग के तोते देखे हों, या शायद ये सफेद टिप वाले क्वेट्ज़ेल हो सकते हैं जो वेनेजुएला और गुयाना में रहते हैं। किसी भी मामले में एपस एक फॉरेस्ट हैबिटेट वाले परिंदे को दर्शाता है जो स्पेनिश एम्पायर के एक्सप्लॉइट करने के लिए कीमती कुदरती रिसोर्स था। कैमेलियन और एपस के बीच सेल करते हुए स्पेनिश जहाजों ने दक्षिण अमेरिका के महान भूभाग के तट को गले लगा लिया। उस समय की अनाम अमेज़न नदी के मुहाने से गुजरते हुए सेलर्स ने इस जगह को हाइड्रस वाटर स्नेक के साथ मार्क किया, जो अमेज़न की ऑफरिंग का एक सही आइकन था। केप ब्रांको या पुर्तगाली में केबो ब्रांको दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जमीन का सबसे पूर्वी पॉइंट है। आसमान और समुद्र में इसके तटों पर एक स्वादिष्ट डिश है, डोराडो स्वॉर्डफिश। ये अभी भी बड़े खासे पुर्तगाली रेस्टोरेंट के मेन्यूज पर एक कीमती चीज है, एक कीमती मरीन रिसोर्स। डोराडो रात के खाने के लिए यकीनन कैमेलियन और फ्लाइंग फिश को मात देती है और जहाजों के सॉल्ट पोर्क को राशन। टोकैन हमारे स्टार मैप पर अलग परिंदा है। जैसा कि जहाज अब तट के नीचे क्रूज कर रहा है, उसे अब ब्राजीलियाई ओशन करंट कहा जाता है। इस जहाज पर टोकाना की मौजूदगी अर्जेंटीना की तुलना में नट और फलों के नेचुरल रिसोर्स को इंडिकेट करती है। इसके बाद फीनिक्स का कॉन्स्टलेशन आता है। फीनिक्स क्लासिक माइथोलॉजी का एक अमर परिंदा है। ये कंफ्यूजिंग फ्लेम्स को राइज करता है और पुनर्जन्म लेता है। इस पॉइंट पर हमारे सेलर्स ने किसी भी यूरोपीय की तुलना में साउथ का ज्यादा सफर किया। उनकी मंजिल भारत के पास 22 द्वीप समूह था और वो रास्ते से थक गए थे। किनारे का नजारा खतरनाक हो गया था। टियारा डेल फ्यूगो पिघला हुआ लावा उगलने वाले सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ आग उगलती जमीन, सर के ऊपर पहले कभी नहीं देखा गया ऑरोरा लाल, हरे और नीले रंग के लहरदार पर्दे के साथ रात में आसमान को रोशन कर रहा था। बहाव उनके खिलाफ हो गया था और पानी ठंडा हो गया था। जहाज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में नेविगेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो पैसिफिक ओशन का दरवाजा है। फीनिक्स का कॉन्स्टलेशन पैसिफिक में उनकी सफल एंट्री को दर्शाता है और लॉन्ग अवेटेड नॉर्थवर्ड टर्न लेता है। वो आग उगलती जमीन से दूर हो गए थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया है, जैसा कि वे आखिरकार उत्तर की तरफ मुड़ पाए थे। ये वो जगह है जहाँ 1600 साल बाद से सभी प्रकाशित स्टार मैप्स ग्रूव्स क्रेन यानी सारस के कॉन्स्टलेशन को जगह देते हैं। लेकिन ग्रूव्स एक क्रेन नहीं है। क्रेन दक्षिण अमेरिका में नहीं रहते। ये समय है कि हम मिक्स कॉन्स्टलेशन के राज का पर्दाफाश करें। एपस कोई बर्ड ऑफ पैराडाइज नहीं है, ग्रूव्स एक क्रेन नहीं है, और हम देखने जा रहे हैं कि पेवो मोर नहीं है। सभी मिक्सअप कॉन्स्टलेशन डच कार्टोग्राफर द्वारा पब्लिश स्टार चार्ट का एक प्रोडक्ट है। वो है मैप मेकर पेट्रस प्लांसियस, जो मैडागास्कर द्वीप पर पीटर कीसर द्वारा किए गए एक सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। मैडागास्कर को 1500 में 13 जहाजों की एक पुर्तगाली एक्सपेडिशन ने खोजा था और बाद की शताब्दियों में अक्सर पुर्तगाली नौकायन जहाज इसका दौरा करते थे। ऐसा महसूस होता है कि पीटर कीसर पुर्तगाली सेलर्स को अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने उन्हें दक्षिणी हेमिस्फीयर के कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया था। वो पुर्तगाली कॉन्स्टलेशन जिन्हें स्पेनिश और पुर्तगाली सेलर्स ने विकसित किया था, जो दक्षिण अमेरिका के आसपास के स्पेनिश एक्सपेडिशन हमारे सीक्रेट स्टार मैप का हिस्सा थे। हालांकि इस दावे का साथ देने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन ये कॉन्स्टलेशन की पहचान में मिक्सअप को एक्सप्लेन करता है। वे असल में दक्षिणी अमेरिकी परिंदे हैं, जैसा कि हमारे सीक्रेट स्टार चार्ट में दिया गया है। वो ईस्ट इंडीज के परिंदे नहीं है, जैसा सभी ऑफिशियल मॉडर्न स्टार चार्ट में मौजूद हैं। ग्रूस एक क्रेन नहीं है, एक फ्लैमिंगो है। फ्लैमिंगो चिली में रहते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाने वाले सेलर्स ने फ्लैमिंगो को देखा। ये वही कॉन्स्टलेशन है जिसे आज ग्रूस कहा जाता है। 17वीं सदी की शुरुआत में ये फेनिकॉप्टेरस कहलाया जाता था। फ्लैमिंगो के लिए फेनिकॉप्टेरस लैटिन है, ग्रूस एक फ्लैमिंगो है। एक इसी तरह का मिसनोमार कॉन्स्टलेशन पेवो मॉडर्न स्टार चार्ट पर मोर के साथ होता है। पेवो मोर के लिए लैटिन है। मोर दक्षिण अमेरिका में भी नहीं रहते हैं।
हाँ, मोर दक्षिण प्रशांत यानी साउथ पैसिफिक के लिए स्वदेशी है। हालांकि स्पेनिश में पेवो शब्द का मतलब टर्की है और हाँ, टर्की स्पेन में रहते हैं। लेकिन और यहाँ क्लिंचर है, टर्की पुर्तगाली भाषा में पेरू है। पेरू देश का एक खास परिंदा कॉन्डोर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा है। पेवो का कॉन्स्टेलेशन एक कॉन्डोर है, जो मोर की तुलना में टर्की की तरह ज्यादा नजर आता है। कॉन्डोर्स की मौजूदगी का मतलब कि गेम मीट एश्योर है, यानी यहाँ गोश्त मिल सकता है। अब हम फिर से इक्वेटर पर हैं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक कॉन्स्टेलेशन है, इंडस यानी सिंधु, भारत की एक नदी। दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट उस जगह पर पैसिफिक की तरफ जाती है। आपके सीक्रेट सेलर का स्टार मैप यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। ओ लीमा, पेरू में नींबू का स्टॉक करना ना भूलें। ये पैसिफिक में एक लंबा ट्रैक है। लिमीज, जैसा कि सेलर्स को अक्सर कहा जाता है, सेहतमंद रहने के लिए उन्हें विटामिन सी लेते रहना चाहिए।